तो मान लीजिए एक तरंग तो इस तरह जा रही है और दूसरी तरंग भी तो इसमें मुझे बता सकते हैं कि फाई क्या है? नहीं, इसको देख के बताओ फाई क्या है। इसको देख के कैसे पता रहे? दो तरंगे हैं, एक ये वाली तरंग है, एक ये वाली तरंग है, इन दोनों बीच में फाई कितना है? कैसे पता लगा? किस चीज से पता चला? इसको आपको क्या सिद्धांत सिखाया था? इसको हमेशा एक छोटा सा वो बना लो बस। गोला बनाते रहते आप तंग मत हो जाना, क्योंकि यही एक बहुत तो इसका मतलब ये क्या हुआ? कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये? इसका पहला बिंदु यहाँ पर है t=0 पर, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब दोलन करने के लिए यहाँ पर है, ठीक है। और इसका भी ये सर्किल पे यहाँ पे बिंदु है, इसका प्रेक्षण किया यहाँ पर है, तो दोनों एक ही जगह पर है। इसका मतलब दोनों के बीच में फेज क्या होता? फेज डिफरेंस क्या होता? अगर ये बिंदु यहाँ होता और ये दूसरा वाला यहाँ होता तब ये फेज डिफरेंस होता। अब चूंकि दोनों ही बिंदु अक्ष पे आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों बीच में कोई भी कोण नहीं है। आई बात समझ में? गुड। अब मान लीजिए हम लोग किसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं। अगर हमको पता है तरंग की इक्वेशन है y(xt) = a ये बिल्कुल ऐसे रट जाएगी, आपको कभी भूलोगे नहीं इसको। इतने बार लिखेंगे, इतनी बार लिखेंगे कि एग्जाम के समय आपको ऐसे लगेगा अरे तो बच्चों इस चीज में कर रहे हैं क्वेश्चन। और अभी जब ये पढ़ोगे ना लाइट वाले चैप्टर और EM वेव, तो आप डायरेक्ट उनको अपने आप करके बताओगे कि कैसे हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि y(xt) ये होता है। अब मान लीजिए कि दूसरे के बीच में एक फेज डिफरेंस होता, कला अंतर होता, तो इक्वेशन क्या होती? हम क्या लिखते हैं उसको दूसरे को? xt a ये होता। मेरे को दूसरा पेन हो तो दे दो मेरे को प्लीज। ठीक है। तो अगर हम ये माने कि इसकी इक्वेशन ये थी और इसकी इक्वेशन ये थी, दो अलग अलग वेव थी, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? अगर हम दूसरी वेव होती तो हम कैसे दिखाते? हम ये कह देते इसका मतलब दोनों में फेज अंतर हो जाता। कैसे होता फेज अंतर? वो एकदम सर्किल बनाया, ये देखा यहां पर आ रहा है, इस जगह आया और यहां से देखा तो ये एंगल फाई आ गया, ठीक है। तो इसका फाई ऐसे निकालते हैं हमेशा। इसको बनाया, जहां ये काट रहा है उसके प्रोजेक्शन कर दो इस पे, ये दिख जाएगा तो ये फाई आ गया, ठीक है। या आप किसी भी क्वेश्चन में इस चीज को लिखोगे तो कहीं कभी कंफ्यूजन नहीं होगा तरंग के अंदर। अब हमने ये देखा इस तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत है बहुत छोटा सा, इससे सरल कोई चीज नहीं हो सकती, सरल सीधा सिद्धांत है। तो हमने अगर यही सिद्धांत अगर हम यहां लगाएं तो हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वाला आयाम और ये वाला आयाम ये उसी तरह से जुड़ेंगे जिस प्रकार की सरल गति सरल योग के सिद्धांतों के हिसाब से जोड़ते हैं। यानी कि अगर इसका आयाम ये है और इसका आयाम ये है तो जुड़ के जो आएगा आयाम दोनों का आएगा बराबर। अगर एक नेगेटिव होता और एक पॉजिटिव होता तो क्या होता? अगर हम जैसे यहां कर लेते, एक का तो आयाम 4 था और दूसरे का तो जो रिजल्टेंट होता वो 1 होता। और अगर दोनों का 4-4 होता आयाम तो क्या होता? ठीक है।
इसका 0 आ गया। अब इस सिद्धांत को अपन यहां लगा के देखते हैं। ये अगर चीज याद रह जाएगी तो ये अब अगले आने जो हम इक्वेशंस लिखेंगे वो बहुत आपको आसान लगेंगी। अब हम यहां ये पता लगाना चाहते हैं कि ये दोनों तरंगे अगर एक के साथ एक चल रही हैं, एक ही जगह स्टार्ट हुई और एक ही जगह ये भी स्टार्ट हुई, तो जो इसकी बनकर जो किरण निकलेगी यानी कि तरंग निकलेगी, जो दोनों के जोड़ से परिमाण की जो किरण निकलेगी, तरंग निकलेगी, वो कैसे शेप की होगी और उसकी क्या इक्वेशन होगी। तो हमने क्या बताया अभी सिद्धांत, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां करेंगे y रिजल्टेंट क्या होगा, y xt, ये पहली वाली किरण का लिख लेते हैं और ये दूसरी वाली किरण का। ठीक है, अगर हम इन दोनों को लिख के देखें तो यहां क्या होगा, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी फाई का मान हमको पता नहीं है, वो तो हमने 0 का यहाँ पे लिख के दिखाया आपको, लेकिन मान लें कुछ भी हो सकता है, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है फाई का। तो हम रिजल्टेंट हमारा ये क्या होगा, a कॉमन आ गया, तो साइन a प्लस साइन b क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2, याद है पहले दिन बताया था आपको। अगर हम इसको यहां लिखें तो क्या होगा, a 2 साइन a प्लस b, ये a है और ये b है, a प्लस b बाई 2 क्या हो जाएगा, 2kx प्लस माइनस 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन, किसी बच्चे के मन में हो तो बताना। कॉस क्या होगा, a माइनस बी, ये में से ये घटाएंगे क्या होगा, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो क्या होगा, माइनस माइनस ठीक है, तो क्या बन गया ये, a 2a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बेटा इतना नीचे भी नहीं दिख रहा है, इसको अगर हम अगले स्टेप में लिखें, हाँ ऊपर से लिखेंगे, तो बेटा क्या हुआ, 2a ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर दोनों के बीच में फाई 0 हो, ठीक है, ओके बच्चों। अब इसके अंदर देखो आप कितना इजी है कि हमने लिखा ये, अगर हम ये कह रहे हैं कि यदि फाई 0 हो, यदि फाई 0 तो क्या हो जाएगा, वाई आर क्या हो जाएगा,
cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को देखो आप, और ओरिजिनल हमारी इक्वेशन क्या थी, इसकी क्या इक्वेशन थी, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो क्या हो गया, दुगनी हो गई। यानी कि जो हमारा पहला इक्वेशन था a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और हमने कहा दूसरा भी a इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आई उसमें क्या हुआ, क्या फर्क आया, केवल ये तो सेम है, आपका जो आयाम था वो क्या हो गया, दुगना, और सब चीजें समान रही, आयाम दुगना हो गया। तो हम लोगों को सिर्फ ये करना है कि यहां आयाम दुगना हो गया, ये बात समझ में आई है नहीं आई? कोई बच्चा इसको नहीं आई है तो बताना, क्योंकि ये किताब में इसको समझा नहीं रखा है ना। ये इस तरह से 2a हुआ। अब मान लीजिए हम कहें कि इन दोनों के बीच में फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर फाई 180 डिग्री है, फाई 180 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि एक बिंदु तो यहां है, तो दूसरा कहां होगा, अगर एक यहां है तो ये, अगर यहां है तो 180 डिग्री कोण कितना हुआ, ये। ठीक है, अगर हमने कहा कि फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इसकी वाई आर क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ बताओ जल्दी बताओ। अब बताओ, आप खुद लिख के बताओ पहले पूरी इक्वेशन। क्यों, यस यस, तो इसको दोबारा, अब देखो दोबारा लिखता हूं मैं इसको। यहां पे वाई आर क्या हुआ, 2a cos 90 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और cos 90 क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका अर्थ क्या हुआ, हाँ प्लस में आएगा ना 90, तो लिख ही सकते हो आप, वो तो बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लिखा ही होता है फाई, तो cos 90 जीरो होता है, पता ही है आपको, तो इसलिए इसकी क्या वैल्यू आई, रिजल्टेंट y की 0। अब इसको अगर हम चित्र के रूप में दिखाना चाहें, अब इसको कैसे दिखाएंगे, यहां पर अगर दो के बीच में 180 डिग्री का फर्क है, तो यहां पे कैसे दिखाना चाहेंगे, बताओ। हाँ बिल्कुल, वही वही अपना बिल्कुल सही बोले आप, कि अगर एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका 180 डिग्री का फाई का डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब एक को हमने यहां से शुरू किया,
आप समझ रहे हो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि केवल इस डायग्राम से आपको पता चल जाना चाहिए कि फाई कितना है। अब बार बार सीख गए ना इसको देखना, मैं इसलिए बार बार आपको सिखाया डायग्राम बनाना कि केवल अगर ये चित्र आए तो आप कह सकते हो इनके बीच में 180 डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, रिजल्टेंट 0। रिजल्टेंट 0 का मतलब कौन सी लाइन बनी, इसका मतलब सरल गणित का सिद्धांत क्या लगा, ये माइनस था ये ए था, ए प्लस माइनस ए क्या होगा 0, तो यहां पर 0 आया रिजल्टेंट। यहां पर ये प्लस ए था, यहां माइनस ए है, इन दोनों को जोड़ा 0। इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र दोनों बने हुए हैं, क्योंकि जो स्टेशनरी वेव, जो स्थिर तरंगें इनको कहते हैं, स्थिर तरंग, वो इसी के बनने से, इसी के सिद्धांत अगर आएगा तो ही इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा वो। ये बात समझ में आई है नहीं, है ना? किसी बच्चे को भी बिल्कुल भी शंका हो तो बता देना। अब एक छोटा सिद्धांत और सीख लो आप। लेकिन वो आज से सीखना जरूरी है, क्योंकि कल आपको उसी के सिद्धांत से आगे चलना पड़ेगा। अब बताओ, आप रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हो? परावर्तन। ठीक है, तो तरंगों का परावर्तन, ये क्या सिद्धांत है, ये सीख लो बस आज। इसका एक जो मूलभूत सिद्धांत है वो पहले लिखो। ये जो सिद्धांत लिखाता हूं ना, ये अलग लिखते रहना सारे, बाद में एग्जाम के समय यही काम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होंगे। जो ये सिद्धांत बता रहा हूं ना मैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले सिद्धांत हैं, एग्जाम किताब वाले नहीं है ये। इसका सिद्धांत क्या है, तरंग के परावर्तन होने पर कला में एक 180 डिग्री अर्थात पाई रेडियन का परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या लिखा है, तरंग के परावर्तन होने में कला कोण में 180 का परिवर्तन हो जाता है। बस इतनी सीधी सी बात है, इतनी चीज याद रखनी है। कैसे याद रख, किसको क्या करना है, क्या मतलब हुआ इसका, ये उतार लिया आप लोगों ने। और ये कब होता है, जबकि ये एक ठोस सतह के ऊपर परावर्तन हो रहा हो, जबकि ठोस सतह पे परावर्तन हो रहा हो। अब इस सिद्धांत को हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं एक बार जल्दी से। आप पल्स जानते हो, पल्स क्या होती है? मान लीजिए ये है आपके पास एक तार, अगर आपने इसको ऊपर किया तो ये बनी पल्स, ये क्या बना, पल्स। और इसको हमने ऊपर नीचे किया तो बनेगी तरंग। और हमने एक बार इसको केवल ऊपर किया तो पल्स। ठीक है, समझ में आया पल्स का मतलब क्या होता है? नहीं आया? हाँ, केवल तरंग। आप इसको देखो ध्यान से, अगर हमने इसको हाथ से यूं ऊपर किया तो क्या हुआ, पल्स बना। ये नीचे नहीं जा रहा है, अब ये पल्स बना,
फिर अपन ने यो किया, फिर ये पल्स बना, ये आगे तक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये पल्स बन रहा है। लेकिन हमने इसको ऊपर नीचे करना शुरू किया, यानी कि तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर तरंग बन रही है। और तरंग बनने के लिए एक और चीज़ देखो, अगर मैं इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दूंगा तो तरंग बनेगी क्या? तो इसका मतलब तरंग बनना किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कि किसी भी धागे में उसके तनाव पर, और वो कितना मोटा है। अब ये मोटा है, इसमें तरंग बनने में दिक्कत आ रही है ना। अगर पतला तार होता तो आपको बहुत जल्दी खूब सारी तरंग बन के दिखती। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक और मतलब हुआ इस चीज़ का कि अगर कहीं भी तरंग बन रही है, ये देख रही है आपको कितने आसानी से बन रही है। इसका मतलब तरंग का बनना दो चीज़ पे निर्भर कर गया। एक तो इसका घनत्व, लंबाई वाला घनत्व कितना है प्रति मीटर, घनत्व प्रति मीटर कितना है, कितनी मोटी है ये, फटाफट फटाफट खूब सारे आपको दिखेंगी। और दूसरा हमने देखा कि अगर तनाव है, जितना ज़्यादा अच्छा तनाव होगा उतनी ही तरंगें अच्छी बनेंगी। देखो आप बिल्कुल कितना अच्छी बन रही है तरंग, दिख रही है आपको। अगर आप तरंग को बीच में देखोगे तरंग दिख रही होगी आपको, ठीक है। इसको मैं यूँ करता हूँ तो आपको तरंगें दिख जाएंगी, इतने खूब सारी तरंगें बन रही हैं। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब इसको आप भूलोगे नहीं कभी, हमेशा याद रहेगा कि आपको क्या इसका अंतर है। इसको यूँ भी कह सकते हैं, बस इसको आखिरी जो अभी अपन ने इसको बनाया है यहाँ पर, इसको यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है। हम लोगों ने पहले केवल श्रृंग बनाया, ठीक है। जब हमने पहले किया था ऊपर एक केवल उंगली से ऊपर कर दिया था, तो इसको उंगली से हमने ऊपर किया तो यहाँ पर चला गया, तो थोड़ा इसका यहाँ असर रहेगा, थोड़ा इसका इधर असर रहेगा, ठीक है। अब ये श्रृंग होते होते यहाँ पहुंचा, ये अच्छी तरह से समझने की चीज़ है। अब जब ये इस समय यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, इस दिशा में हमने उंगली से ऊपर उठाया था, हमने उसको उंगली से ऊपर उठाया था, इसका मतलब हमने बल लगाया इस दिशा में। ये पढ़ लो, किताब में नहीं मिलेगा आपको, है ना। इसको अच्छा पढ़ लो तो कल आगे सरल रहेगा पढ़ने में। अब आप जब यहाँ पर आए तो इसका जो बल है वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस दीवार पे, अगर ये दीवार है तो, ठीक है, ये बल लग रहा है। यानी कि जब ये दीवार पर पहुंचा श्रृंग चलते चलते, और ये अब देख दीवार आ गई, दीवार पे अभी क्या करेगा, एक बल लगाएगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है और एनर्जी के कारण बल होता है, तो ये बल इसके ऊपर लगाएगा। न्यूटन का सिद्धांत क्या कहता है? क्लियर प्रत्यय, अर्थात एक बिल्कुल ही इसी दिशा में दीवार भी इसके ऊपर बल लगाएगी। अगर इसके हम दो कंपोनेंट निकालें तो एक कंपोनेंट तो दीवार द्वारा लगाए गए बल का ये होगा, और एक, जानते हो ना सिद्धांत कैसे करते हैं इसको, कि कभी भी कोई भी बल होगा, मान लीजिए कोई भी बल है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं हमेशा। एक तो आपका एक्स एक्सिस पे होता है और एक वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। अब चूंकि जो बल इधर लग रहा है, दीवार तो स्थिर है, इसलिए वो बल तो दीवार स्थिर रखेगा, लेकिन इस दिशा में काम कर रहा होगा। हमारा ये बल, अब ये बल क्या करेगा, इसको कोशिश करेगा नीचे लाने की, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। ध्यान से देख सुन लेना इस बात को, ये इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। नीचे लाने का क्या मतलब होगा इसका, अगर ये यहां था तो अब ये इसको लाने की कोशिश करेगा यहां पर, तो यानी कि ये जो इस जगह जो मूल था वो इस जगह आ जाएगा, बल से धीरे धीरे करता रहेगा कोशिश, लेकिन पहले उसने यहां पे किया। तो जब यहां पर ये बना था, ये था, इसका ए हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब ए तो यहां पर है, ये नीचे आया है, तो ये बात समझ में आई या नहीं। इस प्रकार जैसे जैसे बल ये नीचे लगता चला जाएगा,
ये इसको नीचे ले आएगा। अब लेकिन चूंकि ये बिंदु यहां पर स्थिर है दीवार, तो यहां पर तो इसका कोई ए हो ही नहीं सकता आयाम, वहां तो जीरो होना ही पड़ेगा। आयाम कब होता है? जबकि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो और पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा हो। अब जब दीवार पे कभी भी कोई अगर तरंग होके आ गई, अगर ये तरंग यहाँ पे, ये मेरे पास दीवार पे है, दीवार पे है, तो यहाँ तो जीरो हुआ ना, यहाँ तो कोई भी इसका विस्थापन नहीं है। देख रहे हैं आप, यहाँ तो विस्थापन जीरो है, यहाँ भले ही हो रहा है, बीच में तो तरंग बन रही है, लेकिन यहाँ पर विस्थापन जीरो है स्टार पे। यहाँ मैं रोक रखा है दीवार से, इसको मानो कि दीवार है, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर जीरो होना चाहिए, यहाँ पर विस्थापन जीरो होना चाहिए। और विस्थापन जीरो कब हो सकता है? यहां पर विस्थापन कब जीरो हो सकता है? जबकि परावर्तित तरंग कैसे जा रही हो? अब क्या हुआ यहां पर? यहां तो ये तो था आपका -a और ये था +a, तो यहां पर कितना हुआ? 0। तो ये क्या सिद्धांत अपने को याद रखने की बात हो गई कि यदि कोई भी दीवार तक कोई भी तरंग जा रही है तो उसके परावर्तन होने पर उसका फेज 180 डिग्री से बदल गया। यहां से था, यहां लाना पड़ा ना जीरो के लिए। सीखने का इसका कितना सरल तरीका है। ये कब जीरो हो सकता था? जबकि नीचे भी ये होता, और ये अगर नीचे ऊपर है और ये नीचे है तो अपना वही वाला चित्र बन गया। इसका मतलब इस बिंदु पर जीरो है, यानी कि यहां पर ये जीरो विस्थापन हुआ। इस प्रकार किसी कठोर दीवार से अगर कोई तरंग आके परावर्तित होती है तो उसके फेज में पाई का अंतर आ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम लिखें तो हमने लिखा था y x t a sin k x माइनस ओमेगा टी। अब दूसरे का हमने कहा, मान लीजिए y x t इज इक्वल टू a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव की जगह पाई है ना, इसलिए डायरेक्ट एक स्टेप आगे चल रहा था मैं। तो अगर इसको हम फाइव लिखे, फाइव के अगर हम लिखें 180 डिग्री तो क्या होगा? अगर हम फाइव को, जैसे हमने यहाँ निकाला ना, फाइव कितना है? फाइव इज इक्वल टू पाई है। तो अगर हम फाइव पाई को रख के देखें तो क्या होगा? साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हुआ ना? हुआ। ये आपका पहला था और ये दूसरा हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखो, जीरो। इसलिए y रिजल्टेंट जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो तरंगों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होगा तब उसका आयाम दुगना हो जाएगा। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, उसमें उल्टा आएगा। ये उल्टा बोलेंगे कि अगर आयाम दुगना हो गया है तो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है। और अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, आयाम जीरो हो जाएगा। तो आयाम जीरो हो जाएगा, जैसे यहां पर हुआ है। ठीक है। अब इसको एक हल्की सी चीज और याद रख लो, मुझे भी तो फायदा उठाने दो इस टाइम का। अभी हमने जो दीवार बनाई थी, दीवार की जगह अगर मोटी रस्सी हो, यानी इस रस्सी से
मोटी रस्सी हो। बस ये चीज थोड़ी समझ लो, ये क्या है, बस खत्म फिर आज का। अब इसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये पतली रस्सी थी और एक मोटी रस्सी है, इसी प्रकार जिस प्रकार की ये अपने पास थी। तो हमने अब क्या किया है, पतली वाली रस्सी के आगे एक मोटी वाली रस्सी लगा दी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो तरंग जा रही थी, ये पल्स जो जा रहा था, इसका क्या होगा। ये हल्के से पतले से और मोटे में जा रही है, फेज का डिफरेंस क्या बताओ। ऐसी स्थिति में वही सिद्धांत लागू होगा जो कि दीवार का सिद्धांत लागू होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यही वाला कि यहां पर जो अब वापस वाली जो किरण जाएगी यहां से टकरा के, जब ये इधर जाएगी, लेकिन अब इसका क्या हुआ भाई, आफ्टर ये रस्सी थी, इस पे कुछ तो जाएगा भाई। आज ये मोटी रस्सी थी, भले यहां पे हल्का सा ही हुआ, बट हल्का सा भी तो जाए, ट्रांसफर कर रहा है ना कुछ वाइब्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो पल्स था ये थोड़ा वहां पर भी जाएगा। ये तो हो गया परावर्तित, और ये हो गया अपवर्तित। अब बताओ, परावर्तित किरण के अंदर होगा 180 और इसके अंदर होगा वही का वही फेज रहा, फेज का कोई भी अंतर नहीं हुआ। जो आगे चली गई उसके अंदर वही फेज रह गया, जो परावर्तित हो गई, क्योंकि अपने को पता है कोई भी चीज पूर्ण परावर्तित नहीं होती और कोई पूर्ण अपवर्तित नहीं होती। ये अपने को लाइट का सिद्धांत पढ़ा है। धीरे धीरे हम लोग लाइट के चैप्टर की तरह धीरे धीरे हम बढ़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसका उल्टा होता, ये मोटी अगर रस्सी यहां होती और यहां पतली रस्सी होती, अब ये यहां आया, अब परावर्तित किरण और आगे आने वाली किरण क्या होगा। अब बताओ, इतना सारा अगर अपने पढ़ा है तो अब ये बताओ, इसका बिल्कुल उल्टा बताया मैंने आपको। यहां पतली रस्सी के बाद मोटी रस्सी थी, अब यहां मोटी रस्सी के बाद पतली रस्सी है। इसका मतलब वो मोटी रस्सी के अगर वाइब्रेशन हो रहे हैं, पतली को तो हिलाई देगा खूब सारा। अगर मोटी में अगर वाइब्रेशन हो रहे हैं तो पतली वाली रस्सी को तो बिल्कुल बहुत जोर जोर से हिला देगा वो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो पल्स है वो अपवर्तित होकर तो यहीं चली जाएगी और परावर्तित होकर क्या होगा, इस बिंदु से कुछ परावर्तन भी होगा। परावर्तन क्या होगा इसके अंदर, कहां जाएगी पल्स, क्या उसके अंदर फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। जो परावर्तित, ये तो चली गई आगे, अपवर्तित हो गई, क्योंकि अपवर्तित होगी, लेकिन चूंकि दोनों के बीच में जॉइंट है तो वहां से कुछ परावर्तित भी होगी, तो परावर्तित होके क्या होगी। अगर मान लीजिए, हाँ बताओ, ये बहुत अच्छा, बिल्कुल असली क्वेश्चन यही है, यही बात थी। बताओ, कोई और बच्चा पूछो इसका। ये क्या तुम पढ़ के आते हो थोड़ा बहुत घर से, बहुत अच्छी बात, बट मैं बहुत खुश हूं इस बात से, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से कोई सोच नहीं सकता। कल सोच के आना, फिर आगे शुरू करेंगे इसका।